सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि अगले इंतखाबात का मैच जीतने के लिए तहरीक इंसाफ ने तैयारी शुरू कर दी है। इस अहम तरीन मैच के लिए बल्दियाती इंतखाबात को नेट प्रैक्टिस करार दिया जा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवारों के चुनाव के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। पंजाब में बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत 31 दिसंबर को खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत को 120 दिन के अंदर इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर चुका। बड़े इंतखाबात से पहले बल्दियाती इंतखाबात को अवामी पसंदीदगी का लिटमस टेस्ट करार दिया जाता है, जिससे आम इंतखाबात के हवाले से पेशगोई की जा सकती है कि कौन सी पार्टी मैदान मार सकती है। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद PDM हुकूमत गिराने से ज्यादा खुद को मुत्तहिद करने की तगदौ में है। लॉन्ग मार्च, शटर डाउन, पहिया जाम या इन हाउस तब्दीली, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन इत्तेफाक किसी पर नहीं हो रहा। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि हतमी फैसला क़यादत करेगी, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी क़यादत, नून लीग की या PDM की। नून लीग की बात करें तो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात और धड़ेबंदियों की बदौलत क़यादत एक बयानिए पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। मुज़ामत और मुफाहमत के दरमियान लड़ाई मुसलसल जारी है, जबकि सियासी मामलात को लेकर स्कैंडल्स का सिलसिला भी मुसलसल चल रहा है। अभी राना शमीम के बयान हल्फी वाले मामले का कोई हल नहीं निकला कि अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो टेप सामने आ गई, जिसकी साबिक चीफ जस्टिस ने तरदीद कर दी है। एक और ऑडियो मरियम नवाज की वायरल हो रही है, जिसमें वो नून लीग के दौर में मीडिया टीम को हिदायत दे रही हैं कि किन किन मीडिया चैनल्स को कोई इश्तिहार नहीं दिया जाएगा। इन ऑडियो टेप्स की हकीकत क्या है, इस बारे में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी नून लीग की तरफ उंगली उठा रहे हैं, जिनका कहना है कि जब नून लीगी क़यादत के केसेस चलते हैं तो कभी वीडियो और कभी ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है ताकि इदारों पर दबाव बढ़ाया जा सके। फवाद चौधरी ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तकरीर पर भी कड़ी तनकीद की है। फवाद चौधरी का कहना है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर और इश्तिहारी की तकरीर से कराना जजों और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ नहीं। यही नहीं, फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि नवाज शरीफ ने वुकला तहरीक के लिए जस्टिस ख्वाजा शरीफ को थैलों में पैसे भिजवाए। इनका मशवरा था कि हकीकत जानने के मुतलाशी कुर्द साहब के लेक्चर सुने। ये नया सियासी झगड़ा क्या है, इसी से आगाज करेंगे। बाबर डोगर गुलाम मिर्जा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी अदालत जिसमें केस लगा हुआ है नवाज शरीफ का, जिनका बेंच कह चुका है जी वो हंसता होगा, तज़हीक उड़ाता होगा हमारे निज़ाम की, और उन्हीं के जज के खिलाफ हमने देखा कि जी वो जो बयान हल्फी है वो सारा मामला भी होता है और सारी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कहा जाता है सबसे मेन चीज़ वो होता है, वो उसी शख्स से हो, वही मफरूर शख्स से हो। क्या कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान में? समझ साहब, आप जब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो इश्तिहारी है, वो मफरूर है, पैमरा ने उस पर पाबंदी लगाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको लाइव दिखा नहीं सकता, चले चीज़ समझ में आती है। लेकिन एक प्राइवेट होटल में कुछ प्राइवेट अदारे जो हैं वो मिलके एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें से पहले दिन जुडिशल जो सारे लोग हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, सीनियर वकला हैं, सिविल सोसाइटी है, उसके लोग आते हैं, इजहार ख्याल करते हैं। उससे अगले दिन एक पॉलिटिकल सेशन होता है, उसमें पॉलिटिशियंस को इन्वाइट किया जाता है। अब उस इवेंट में फवाद चौधरी साहब नहीं जाना चाहते, बिल्कुल ठीक है, ये भी आज़ादी इज़हार राय है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट की तारें कटवा देना, वहाँ पर इंटरनेट बंद करवा देना कि ये बंदा तकरीर ना करे, ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करने वाला तरीका है? मेरा मतलब है, आप हुकूमत हैं, आपका कंट्रोल है, चैनल्स आपके कंट्रोल में है, पैमरा आपके पास है, पैमरा के ज़रिए से आप चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चैनल्स उसको नहीं दिखा सकते, ये एथिक चले मान लिया सारा कुछ। लेकिन एक इवेंट जो एक होटल में चल रहा है, आप उसको किस तरह से रुकवा सकते हैं? आप उसको किस तरह से इंटरप्ट कर सकते हैं? अब मेरी तो इतला ये है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फवाद चौधरी का सोली अपना फैसला था। इस समय कुछ लोग अदारों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंसल्ट नहीं किया गया, ना वो इसमें शामिल थे, ना इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई एडवाइस तलब की गई।
ये सोली फवाद चौधरी ने अपने तौर पे ये फैसला किया। क्या मेरा मतलब है कि अब अगर नून लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कोई कॉन्फ्रेंस करती है, कोई मीटिंग करती है और उसमें वो नवाज शरीफ का खिताब रखती है, तो क्या ये उसको नहीं होने देंगे? सर क्या ये इसको बंद कर देंगे? नहीं, किस तरह से उसामा साहब, मसला ये है वो चोर है, वो जो भी है, उसके मामला कोर्ट में है, लेकिन वो एक निजी महफिल में जो है किसी ने नहीं रोका। बात यह है कि वही जजेस जिन्होंने होटल के इंटरनेट के तार काटे गए हैं, वहां पर इंटरनेट को बंद किया गया है, वहां पर उसको इंटरप्ट किया गया है। मेरा तो सवाल ये है कि जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच? सर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जिन जजेस ने आपके खिलाफ फैसले दिए उन्हीं को आप लेक्चर देंगे कि यहाँ पर इंसाफ बिकता है। लेक्चर नहीं दे रहे, ये मिसकंसेप्शन है। वो पॉलिटिकल सेशन था, जुडिशियल का एक दिन पहले था, सर अगले दिन पॉलिटिकल सेशन वही था। सर आप से ये अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा, वो उनको लेक्चर दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? उस जुडिशरी पर जो बात की है नवाज शरीफ ने कि यहाँ पर इनसे जबरदस्ती फैसले ही जाते हैं, यहाँ पर इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, तहरीक चलानी होगी। नवाज शरीफ ने क्या कहा है? उन्होंने सारा वक्त ये कहा इदारों बैठे हुए, जजेस की मौजूदगी में ये इवेंट नहीं हुआ। सर जजेस की अगले दिन जो हुल्लड़बाजी हुई है, फिर आप लोगों के गले दबा दें यार। नहीं सर, किसने कहा? मैं आपके पास देखिए स्टेट मीडिया है, आपके पास प्राइवेट मीडिया है, आप एक कानून है, एक लॉ है, उस पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। किसी चैनल ने उसकी स्पीच नहीं दिखाई। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल तो ये है कि अगर वो किसी जलसे में किसी ऐसी जगह पे एड्रेस करता है तो क्या वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा? इंटरनेट काट दिया जाएगा? क्यों? अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये अच्छा इंप्रेशन क्या है? आइंदा भी ऐसा होना चाहिए कि वही जजेस जो केस सुन रहे हैं या जिन्होंने सजा दी है वो वहां मौजूद हो। वो वहां पर नहीं मौजूद है यार साहब, चीजों को क्यों मिंगल अप कर रहे हैं? सेशन के आगाज के मेरा ये मतलब है वो अगले दिन का सेशन था, ये एक डिफरेंट सेशन था, ये पहले का सेशन था, वही कॉन्फ्रेंस थी। चले कॉन्फ्रेंस दिन मुफ्ती थे। आप क्यों कह रहे हैं कि जजेस के सामने जज वहां पर नहीं थे? मैं उसको दोहराता हूं। कॉन्फ्रेंस का आगाज जजेस से करवाया जाए, वही जजेस जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए, उन्हीं जजेस के जाने के बाद पहला सेशन खत्म हो गया। इख्तिताम उसी कॉन्फ्रेंस अगले दिन उसका इख्तिताम नवाज शरीफ से लेक्चर दिलवाया जा रहा है कि जुडिशरी में कहाँ खराबियां हैं, अदालती निज़ाम कहाँ तबाह हो चुका है इस मुल्क का, यहाँ पर कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। ये कैसा इंप्रेशन गया है? वहाँ पर एम्बेसडर्स को बिठाकर NGO सारी इंटरनेशनल, किसको पैगाम दिया गया है? फिर ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप दावतनामा देखें आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का, तो उसके मुख्तलिफ सेशंस हैं। और पहला सेशन जो था वो जुडिशरी के हवाले से था, इसमें जजेस को इनवाइट किया गया और वहाँ काली फाइली साहब उन्होंने भी तकरीर की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी तकरीर की, बाकी वकला ने भी वहाँ तकरीरें की। उसके बाद उसका अगला सेशन था, फिर उसके बाद इसी तरह से ये चलते रहे। तो लास्ट में एक सेशन रखा गया था जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से। तो सियासतदानों के हवाले से अगर बातचीत होनी है मुल्क में तो उसमें सियासतदान ही होंगे, और वो सियासतदान एक पार्टी के सियासतदान ने नहीं, तमाम पार्टी के सियासतदानों ने, उनके नुमाइंदों ने वहाँ शिरकत की। और किसी ने इंटरनेट के ज़रिए से ख़िताब किया तो किसी से ख़िताब किया। तो वो जब जमहूर पॉलिटिक्स और सियासतदान इसकी होगी तो मियां नवाज शरीफ को आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकते जी। अच्छा, वो एक हकीकत है। और मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, ऑडियो में थोड़ा सा मसला आ रहा है। अच्छा बाबर साहब, इसका मतलब है कि आइंदा भी अगर इस तरह हो तो जजेस को जाना चाहिए, उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई समझ रहा हूं। जजेस को क्यों जान के लिंक कर रहे हैं? सर, मुझे इस चीज में समझ नहीं आई। मैं नहीं कह रहा कि बैठे हुए थे, ये है कि वो एक अलग इवेंट है, ये एक अलग इवेंट है, आप इन दोनों को कॉन्फ्रेंस सेम है। उन्होंने जुडिशरी पर बात की कि जुडिशरी का अमल, देखिए उसामा साहब, जजेस का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ अपनी बातें की हैं, बाकी जजेस ने बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है।
आपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, उसमें हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो उसका गलत बात है, उसको गोली मार दी जाए, क्या किया जाएगा? हाँ, एक बात ये कि अगर आप ये कहते हैं कि वो एक फिगरेटिव है, एक भगोड़ा है और वो सजा याफ्ता है, मुझे इस पर कोई नहीं है। आपने पैमला के जरिए से उसको वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं आ सकता, वो नहीं आया गया, लेकिन ये है कि आप उसको अब ये है कि वो किसी से बात ही नहीं कर सकता। ये समझ साहब, इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। और फवाद चौधरी का ये एक्ट जो है, जो इंडिविजुअल एक्ट है जिसमें इंटरनेट की तारें कटवा दी गई, ये भी कोई मेरा मतलब है कि कोई काबिल सताइश बात नहीं है। तो अलग से होना चाहिए। क्यों इंटरनेट की तारें कटवाई जाए? क्यों किसी को इस तरह से बोधी हरकतें करके बोलने से रोका जाए? फिर आप उसके एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस की तकरीर के दौरान जो कुछ हुआ या उससे पहले कुछ हुआ, गुलाम साहब उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अली अहमद कुर्द साहब ने तकरीर की थी और उसमें उन्होंने वर्ल्ड जो जुडिशल इंडेक्स है उसकी उन्होंने बात की थी और उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान की अदलिया कहाँ खड़ी है और गवर्नेंस के लेवल पे पूरी दुनिया हमें देख रही होती है कि जब हम फैसले कर रहे होते हैं, जब वकला दलाइल दे रहे होते हैं, बड़े आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ नुकात के ऊपर कानून साजियाँ हो रही होती हैं। अच्छा। और उसके साथ रेलेवेंट खबरें आ रही होती हैं कि कौन कहाँ से किधर से स्ट्रिंग जो है वो हिला रहा है, कौन हिला रहा है वो रस्सियाँ। तो इस सूरत हाल में जब ये सामने आता है तो फिर आप ये देखिए कि तमाम के तमाम लोग वो महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली, पाकिस्तान में जुडिशरी और पाकिस्तान में जो अदारे हैं वो कौन कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं और इनको कौन सा किरदार अदा करना चाहिए, इनका विद इन द एम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्या इख्तियारात हैं और क्या इनका काम है और अब कर क्या रहे हैं। तो इस तरह से रेटिंग्स, आप पूरी दुनिया की रेटिंग्स आती हैं, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग्स आती हैं, अदलिया की भी रेटिंग थी, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की और उस तनकीद का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दिया और उस हवाले से उन्होंने कहा ठीक है, वो एक जज्बाती वकील हैं अली अहमद कुर्द साहब, और वो जब बात कर रहे होते हैं तो वो जज्बात में बहुत सारी ऐसी बातें भी कह जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि बार और बेंच जो है वो दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। अब अगर के लिए बार जो है इफ्तिखार चौधरी के दौर में सब कुछ मलिया बेट हो गया, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है यार, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि हमारी अदालत आज़ाद है, अगर जमहूर के ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश की, हम पहले भी हमने छोड़ा था, अब भी छोड़ देंगे। तो ये हर एक ने अपना आज़ादी इज़हार राय का हक इस्तेमाल किया। ठीक। और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तमाम के तमाम जो शुरका थे उन्होंने बात की, खुलकर बात की। देखिए, इस तरह की डिबेट्स मैं ये समझता हूँ बतौर तालिब इल्म, इस तरह की डिबेट सोसाइटी का हिस्सा होनी चाहिए और रोज़ बरोज़ होनी चाहिए, और लोगों को, तालिब इल्मों को, कानून के तालिब इल्मों को, पॉलिटिक्स के तालिब इल्मों को पता चले। मुझे कुछ बेहतर लगा, बहुत जरूरी है ये, मसलन ऐसे ही है कि एक शख्स को यहाँ पर पाकिस्तान में जरूरी है वही अदालतें सजा दें, वो उनका मुजरिम ठहरे, वो सजा से भाग जाए, छोड़ के जा रहे हैं, सजा से भाग जाए, जिसके बारे में रिमार्क्स ही हो, इस तरह से वो मजाक उड़ाता होगा। तो वही जो है वो पाकिस्तान को लेक्चर देगा जुडिशरी पर, जिसने जजों के फ़ोन टेप करवाए हों या जजेस को धौंस या सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हो, जिसकी पूरी तारीख हो, वही फिर जुडिशरी पर लेक्चर दे। ये कोई मुनासिब नहीं लगता। चलें, वो अलग बात है, आप कहते हैं जी वो शुरू जजेस ने किया वो अलग है, इख्तिताम जो है नवाज शरीफ पर हुआ वो अलग बात है, जहाँ भी करें PDM के प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। अच्छा जी, अगली खबर है एक और ऑडियो टेप की। अब बाबर डोगर साहब, ये सिलसिला रुकना नहीं है। मुझे बात याद आ रही है निहाल हाशमी साहब की, 100% दुरुस्त नज़र आती है। उन्होंने कहा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो तलाल चौधरी साहब ने कहा था, जो यौम हिसाब की बात होती थी, तो वो नज़र आ रहा है। अब इसमें भी वही पैटर्न है जो बयान हल्फी का है, साकिब निसार साहब की ऑडियो आती है, उसके बाद वही फैसला। अब तमाम हर तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब ये साबित हो चुका है, किसी अब फोरेंसिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करवा ही लिया गया है अमेरिका से, बस उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो इस क्लिप के बाद अब क्या खुद से सारे केसेस ख़त्म हो जाने चाहिए? अगर बयान हल्फी लोग ये भी कहते हैं जी उनका आ गया तो जो जज अरशद मलिक मरहूम है उनके बयान हल्फी की भी फिर उतनी अहमियत होनी चाहिए, जो कह रहा है कि जी मुझे बुलाया गया, थ्रेट्स किए गए, रिश्वत की ऑफ़र, क्या क्या कुछ नहीं, मदीना शरीफ तक बुला के अल्लाह माफ़ करे वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या किया गया, वो बयान हल्फी देकर दुनिया से चला गया। और इसमें भी अजीब बात है कि जी ये साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप है जिसमें वो मुबैना तौर पर जनाब वो कह रहे हैं कि जी सज़ा देनी है नवाज़ शरीफ और मरीम को। और इसमें भी वही केस है कि जी वो 5 रुकनी बेंच में तो साकिब निसार साहब थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जो केस बिल्ड किया जा रहा है कि जी साकिब निसार साहब ने मुबैना तौर पर इन्फ्लुएंस किया और 5 के 5 जजेस जो हैं, और इससे पहले बेंच एक और, इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी एक बेंच बनाया था, लिहाजा उन्होंने भी अगर लिया वो भी गलत लिया इसका पनामा केस का सारा बेंच बनाना, और फिर बेंच में जितने जजेस थे उनको इन्फ्लुएंस कर दिया। तो ये तो बराह रास्त मौजूदा चीफ जस्टिस पर हमला है। उसामा साहब, इसका एक बैकग्राउंड है। मियाँ साहब का मेरा ख्याल है कि 19 नवंबर को उनका पासपोर्ट जो है वो ख़त्म हो गया, वो अब उनको नया बनवाना पड़ेगा। 19 तारीख को उसकी डेट ख़त्म हो गई। अब वो एक उन्होंने, ज़ाहिर बात है कि वो लंदन में वो कहीं ना कहीं लीगली इसके लिए जाएंगे कि जनाब पाकिस्तान गवर्नमेंट तो मुझे पासपोर्ट नहीं देगी, तो वहाँ पर असिस्टेंस तलब करेंगे। अब वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि वो वहाँ पर फ्यूगिटिव हैं, उनको सज़ा हुई है, वो केसों से वहाँ पर भागे हुए हैं और वो पाकिस्तान आके अदालतों का सामना नहीं कर रहे। दूसरी तरफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब ये जो अदालतें हैं इन्होंने मुझे पॉलिटिकल सज़ा दी है। जो सज़ा थी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, उस समय जज मेरे खिलाफ बाइस्ड थे, और ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग दे। बरतानवी लॉ ये कहता है कि किसी फ्यूगिटिव को जो सज़ा याफ्ता हो उसके लिए कोई रायत नहीं है। अब इसका एक रास्ता ढूंढा जा रहा है। अब आप देखें कि ये स्टोरी छपी कहाँ पर है, फैक्ट फोकस पर जी। फैक्ट फोकस जो है अहमद नूरानी साहब को ये, और ये फैक्ट फोकस को जो स्पॉन्सर करती है वो PMLN करती है, फाइनेंस PMLN करती है। उसकी सारी स्टोरियाँ उठा के देख लें, सारी स्टोरियाँ PMLN की कहीं ना कहीं सपोर्ट है और PTI की वन साइडेड स्टोरीज है। मुझे कभी भी उस वहाँ पर दूसरा बयान नहीं मिला, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर नहीं मिला। वो वन साइडेड स्पॉन्सर्ड किस्म की स्टोरियाँ वहाँ पर चलाई जा रही हैं। यहाँ पर उनके जो कॉरेस्पोंडेंट हैं वो उमर चीमा साहब हैं। आप उनके ट्वीट उठा के देख रहे हैं, जिस तरह से वो जहर उगलते रहते हैं, तो वो सारा वन साइडेड है। तो उसका इंतखाब किया गया वो इनका अपना है। उसके बाद कुछ ब्रिटिश अखबारात में भी ये स्टोरी छुपाई गई, कुछ इंडियन अखबारात में भी ये स्टोरी छुपाई गई, ताकि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑडियो लीक जो हो रही हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट तक भी चला जाए। चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि गवर्नमेंट ने तो पासपोर्ट नहीं इशू करना दोबारा से इनको। कोर्ट जो है, कोर्ट वो फ्यूगिटिव है, कोर्ट ये कह रही है कि ठीक है वापस आ जाए, केस बिल्ड कर रहे हैं अपना। ये एक केस बिल्ड किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और एक तरफ उसामा साहब देखें, ये एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जनाब मरियम साहबा जो है वो प्रेस की बात करती हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करती हैं, मीडिया के ये सारे मामे चाचे बने हुए हैं फ्रीडम के। दूसरी तरफ उन्हीं की टेप है जिसमें वो कह रही कि इनको इश्तिहार नहीं देना। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये आज जिस तरह से रोते हैं, सिलेक्टेड लोग जो इनकी आवाज़ उठाएं, इनके नज़दीक फ्रीडम ऑफ प्रेस वही है जो ये चाहते हैं, जो इनकी अपनी डेफिनेशन पर पूरा उतरता है, वो फ्रीडम है। बाकी जो चैनल आज AROI को बंद कर दे, बाकी चैनल को बंद कर दे, ये जुबान भी नहीं खोलेंगे, ये बोलेंगे भी नहीं। इनके दौर में चैनल्स को बंद किया गया, इश्तहारात को बंद किया गया। ये कौन सी फ्रीडम की बात करते हैं? ये सिर्फ उस फ्रीडम की बात करते हैं, उस मीडिया सेक्शन ऑफ मीडिया की बात करते हैं जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है। बस अगर इनका दौर आएगा, मैं कहता हूं ये सबसे बड़े फिरौन साबित होंगे। मैं आपको ये लिख के दे देता हूं। तो ये मरियम खुद कह रही है कि 4 चैनल के इश्तिहारात बंद किए जाएं। इन्होंने बोल को बंद किया, इन्होंने बेताशा जर्नलिस्टों को बेरोजगार किया। ये किस मुंह से फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं? अच्छा, इसमें एक अजीब बात ये भी है कि ये भी मुबैना ऑडियो है, वो चीफ जस्टिस साहब की भी मुबैना तौर पर है, साबिक चीफ जस्टिस की गुलाम नबी साहब। तो फिर दोनों के साथ एक ही म्यार से देखना चाहिए। इधर से मेरा ख्याल है मरीम साहब का भी डिनाइल भी कोई नहीं आया, और ये भी नहीं पता कि अगर ये दुरुस्त है अगर, तो वो किस हैसियत में ये कह सकती हैं कि जी किसको इश्तिहार देना किसको नहीं देना। उनके पास तो कोई सीट नहीं थी, मतलब अब ये कोई बादशाह का निज़ाम चल रहा था उस वक्त। अगर ये ऑडियो दुरुस्त है, क्या किया जाए गुलाम साहब कि सिर्फ मीडिया में आ गया है, अब एक तरफ ये मरियम की और हम
से फैसले शहजादी थी उस वक्त, आप कह रहे हैं उनके पास होता ही नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी जी, और मिलती भी थी डिप्लोमेट से, और सारे हुक्म भी वहां से होते थे, काबीना की चेयर भी करती थी मीटिंग्स। जी गुलाम रज़ा साहब। उसामा गाजी साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि उसमें हमारे लिए तो PMLN आज भी ऐसे लग रहा है जैसे PMLN की हुकूमत है। ना हमारे बोल TV को उन्होंने जीने दिया, ना ये हुकूमत जीने दे रही है। ना उस वक्त का पैमरा जो था वो हमें चलने दे रहा था, ना आज का पैमरा। लेकिन उन्होंने तो बंद कर दिया ना सर, उन्होंने तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी ना, जो उन्होंने किया। उन्होंने बंद किया तो इन्होंने भी बंद किया। देखें, जिस तरह से हम देखते हैं, हमें हर तरफ इन्हतात नज़र आता है मर्दानगी का, कि सामने खबर का सामना करें और उस खबर का जो भी मौक़िफ़ बनता है वो दें और आर्गूमेंट से आप साबित करें अपना मौक़िफ़। लेकिन यहाँ तो मुक्के थप्पड़ों से आर्गूमेंट की बजाय अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया जाता है। यहाँ तो टांगें खींची जाती हैं, यहाँ तो पीठ पीछे इश्तहारात बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ तो कहा जाता है इसको निकाल दो, उसको रख लो, इसको कर लो, वो कर लो। यहाँ तो ये सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल में ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक तरफ आज उनकी हमने ऑडियो सुनी है, तो इस तरह की पता नहीं कितनी ऑडियोज इनकी भी आएंगी, या इनके तो हम खुद शिकार हैं और हमें रोज़ाना की बुनियाद पर पता चलता रहता है क्या कर रहे हैं ये। तो ये एक काबिल शर्म की बात भी की जाए और साथ साथ मीडिया का गला भी घोंटा जाए। लेकिन बहुत से इदारे, आपको पता है कि उनका इस दौर में 4-4 गुना बजट जो है वो उनको इजाफी मिला और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से इदारे हैं। अच्छा, तो नाम किसी का नहीं ले रहे। न्यूज अपडेट के बाद बात कर लेते हैं, न्यूज अपडेट के बाद बात करेंगे। और ये भी कि पीडीएम अब लॉन्ग मार्च कैसे करेगी। जो पेशावर में पीडीएम का जलसा हुआ, उफ, वहां तो लोग कहते हैं मीडिया के शायद लोग ज्यादा थे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला पीडीएम एक दफ़ा फिर सोच रही है लॉन्ग मार्च करना है, शटर डाउन करना है, इन हाउस तब्दीली लानी है, तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन जो पेशावर में इनका जलसा हुआ है बड़ा मायूस कुन था। वो लाहौर में जो जलसा हुआ था पीडीएम का, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मायूस कुन था। उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, आप जो हम पहले बात कर रहे थे, जो कन्वेंशन में जो कुछ हुआ, मीडिया की आज़ादी की जो बात हुई, उसमें अफसार आलम साहब भी, साबिक चेयरमैन पैमरा ने भी बहुत सी बातें की, और उसमें उस वक्त बोल के प्रोग्राम के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें कर दी। उस पर आप कुछ बात करना चाहते हैं? साहब, पहली बात तो ये है कि अफसार आलम साहब ने जो परसों आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो इंकशाफ किया है, मगर एक वो बंदा जो जाली आदमी है, जाली तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट हुई, 2 नंबर तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट हुई, 2 नंबर उसकी 2 नंबरी पकड़ी गई, हाई कोर्ट से वो डिस्क्वालीफाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को मेंटेन किया। वो बंदा जिसके लिए इश्तिहारात दिए गए, क्या वो मेरिट पे वहाँ पे लगा था? हुकूमत के हाथों में कठपुतली, हर मुखालिफ चैनल का गला दबाता रहा। हाँ, मीडिया की आज़ादी को सलब करने में उसका अहम बुनियादी रोल था। एक ख़ास चैनल की कठपुतली थी। वो बड़ी डिटाई के साथ कल बैठ के कह रहा है कि जनाब मुझे फलाना डीजी आया, उसने मुझे ये कहा, उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट के एक जज की बात कर रहा है। तो अगर इतना ही दिलेर था, इतने हिम्मत वाला था, तो उस वक्त बात करता, खुल के बात करता। पे ये दबाव डाला गया। 3.5 साल किस चक्कर में वो खामोश रहा? मेरा उससे ये सवाल है, क्यों खामोश रहा? इंतहाई होची हरकत है, एक मैलिशियस का प्रोपेगेंडा। क्या सबूत है इसके पास जो इन्हें इल्जाम लगाया है? मुझे पता है, कोई सबूत दे, कोई चीज ऐसी दे जिसे पता चले कि ये बात ठीक है। उसका कोई एविडेंस भी तो देना। आपका जो दिल करता है चीफ जस्टिस पे उंगलियां उठाएं। आप खुद जाली अपॉइंटमेंट, जाली अपॉइंटमेंट, 2 नंबर अपॉइंटमेंट, मेरिट की वायलेशन, धज्जियां जिसने उड़ाई हुई है, वो ये बातें करे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। यही मसला ना सर, वो कहते हैं सबूत नहीं है, लेकिन अब वो इल्जामात आप लगाते रहे, जब तक आप कोर्ट से प्रूव ना करें मसला है। वो कहते हैं इतने हमारे पास सबूत नहीं होते। उंगलियां कहां पे उठा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे उठा रहा है, औकात अपनी देखे जो कि खुद डिस्क्वालीफाई हुआ है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये जो पीडीएम का मामला है, इसमें अब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जी पेशावर के जलसे को दुरुस्त तरीके से नहीं दिखाया गया।
आप चूँकि ब्यूरो चीफ भी हैं, इस्लामाबाद में सब कुछ देख रहे होते हैं, पेशावर में भी शायद कोऑर्डिनेशन, पेशावर में अलग सेटअप है यकीनन बोल का, लेकिन ये हुआ क्या है? इतना नाकाम जलसा, यानी मजाक उड़ रहा था। इससे ज़्यादा उनके रज़ाकार जो हैं, वो मुझे नाम भूल जाता है वो फोर्स का, तो वो तो मेरा ख्याल है 30,000 तो सिर्फ उनकी तादाद है, लेकिन वहाँ तो बमुश्किल 300 लोग थे। तो ये हुआ क्या है, क्या वजह हुई? और उसके बाद ये जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास और उसमें ऑप्शंस पर गौर, पहिया जाम, तो इससे तो सबको धचका लगा है। ये वाक़तन इनका जो जलसा था, इस हवाले से जो इनका मौक़िफ़ सामने आया है उसमें तो यही है कि ये एक मीटिंग थी और वहाँ पे हमने एक रैली निकालनी थी, तो वो रैली निकाली, लेकिन PDM का वो शो नहीं था, वो JUIF का शो था। और उन्होंने अपना इतना, उन्होंने कहा कि इतना ही हमने रखना था, इसको हमने को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना था, इसी वजह से हम इस तरह का शो जो है, ये उनका कहना है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो प्लानिंग बन रही है, आज काफ़ी सारे फ़ैसले इन्होंने कर लिए हैं PDM के हवाले से, जिसमें लॉन्ग मार्च का भी फ़ैसला है, जिसमें जलसे, रैलियाँ, जुलूस, राब्ते, सब कुछ इन्होंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट कल होगी। अच्छा, कल इनका होगा सरबराही इजलास। उस सरबराही इजलास में जो आज डिसाइड किया गया है चीज़ों को, वो वहाँ पे रखा जाएगा। थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके तो लाहौर का मेन जलसा, शायद लाहौर के मेन जलसे से ही आगाज़ कर दिया जाए लॉन्ग मार्च का और इस्लामाबाद की तरफ मार्च का। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी जलसे, रैलियाँ और राब्ते इन्होंने करने हैं, वो राब्ते शुरू कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये शेड्यूल दे देंगे और बता देंगे कि क्या करना है। तो PDM के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अलाइनमेंट किया जा रहा है उनको साथ रखने के लिए, अब ये एक सवाल होगा कि क्या वो PDM को साथ ज्वाइन करती है या वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ही PDM का साथ देती है। लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च की अगर बात की जा रही है, तो अभी ये खबर भी आई कि नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ से नाराज़ हो गए कि उन्होंने ठीक तरह से मुश्तरका इजलास जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों बैकआउट कर चले गए। तो क्या शहबाज शरीफ साहब भी इसमें उसी तरह भरपूर तौर पर नज़र आएंगे इस लॉन्ग मार्च में, अगर ये होता है? बिल्कुल, वो अब जो इसकी क़यादत है, बल्कि वो दोनों करेंगे, मरियम भी और मियाँ शहबाज शरीफ भी, क्योंकि इनका ये डिसाइड हुआ है। पहले तो आपको पता है कि ये फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ ने खुद ही किया था कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है और पार्लियामेंट्री एहतजाज, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी मियाँ शहबाज शरीफ की होगी और वो अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे पार्लियामेंट में, और उसी तरह से आगे तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे अपोजिशन की। और जो बाहर एजिटेशन की पॉलिटिक्स है, जिसमें जलसे जुलूस हैं, रैलीज़ हैं और या लॉन्ग मार्च है, इस तरह की जो भी होगा, वो मरियम नवाज़ जो हैं वो उसको चेयर करेंगी और मरियम नवाज़ अपनी पार्टी की क़यादत करेंगी। तो ये इनका डिसाइडेड था। लेकिन अभी जो PDM के प्लेटफॉर्म से ये अगर लाहौर का जलसा होता है तो दोनों वहाँ मौजूद होंगे, और लाहौर के जलसे के बाद जो ऐलान होगा उसमें भी दोनों साथ इकट्ठे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा, वो इकट्ठे फिर आएंगे। बाबर साहब, आपको क्या लगता है इस लॉन्ग मार्च का? आपने इतने लॉन्ग मार्च भी कवर किए हैं, एहतजाज भी, सब कुछ आपने देखा है। दिसंबर का महीना, टाइमिंग मुश्किल नहीं कर दी इन्होंने अपने लिए? देखिए उसामा साहब, जो मेरी देखिए गुलाम मुर्तज़ा साहब ने जो बात की है, मैं थोड़ा सा इनसे इख्तिलाफ करूँगा। जी, मुझे नहीं लगता कि अगर मरियम वहाँ पर जाती हैं तो शहबाज शरीफ भी उस जलसे में जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता। या तो PDM जो भी जलसे रैलियाँ करेगी उसका शेड्यूल अलग अनाउंस होगा, मरियम के जलसे अलहदा होंगे, शहबाज शरीफ के जलसे अलहदा होंगे। उसकी वजह यह कि जो नरेटिव मरियम का है, जिस स्पीड से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से वो अदारों को टारगेट कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ जो है वो उसका हिस्सा बनेंगे। कर रही हैं जिस तरह से वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ उस चीज़ का हिस्सा बनेंगे। शहबाज शरीफ जो है वो उनसे इस चीज़ से अपने आप को अलहदा रखेंगे। मियाँ साहब बुरा मनाते हैं तो मनाते रहें। मैं एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि वो फ़िलहाल शहबाज शरीफ इस चीज़ में वो नहीं आने वाले। शहबाज शरीफ किन लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ से पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं, मुझे ये भी पता है।
चीज़ें किस साइड पे जा रही हैं, मरियम को आगे क्या, मरियम का क्या फ्यूचर है। फ़िलहाल तो मुझे उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। मरियम जो है वो डेस्परेट हैं कि जनाब जिसने भी बात करनी है वो हमारे साथ बात करे, वो मेरे साथ बात करे, मेरे वालिद साहब के साथ बात करे। वो ये चाह रही कि जनाब हमें क्लीन चिट दी जाए, मुझे क्लीन चिट दी जाए। नवाज़ शरीफ जो है उनकी भी ये एफर्ट है कि मेरा अगर इशू हल नहीं होता कम से कम मरियम का हल हो। और इस शहबाज शरीफ जो मुलाकातें करते रहे हैं जुड़वा शहरों में, उसका मकसद ये नहीं था कि मरियम और नवाज शरीफ के लिए कोई रास्ता निकालना, या सिर्फ अपना था? और उसमें क्या था वो जो मुलाकातें होती हैं? देखें शहबाज शरीफ, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं सामा साहब कि नवाज शरीफ जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई है। वो सज़ा अपनी फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी हुई है। गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे। अब वो कोर्ट से तो नहीं हट सकती। उसका एक ही तरीक़ाकार है कि कोई लेजिस्लेशन कर दी जाए और लेजिस्लेशन में इस चीज़ की वजाहत की जाए कि ये जो चीज़ थी ये वन टाइम थी और वो हो गई, अब वो एलिजिबल है, इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसका टेन्योर बना दिया जाए कि जी ये जो फाइनलिटी होती है ये इतने साल के लिए हो सकती है, लाइफ टाइम नहीं हो सकती। उसका तो उसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार वाहद जो है वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो तभी होगी जो अब इनकी गवर्नमेंट आए और वो ये फैसला करे कि जी हमने इसको वापस लेके आए। बाबर साहब मैं आपसे इख्तिलाफ इस पर करता हूँ, क्योंकि माजी में ये हुआ है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस हुए और वो जिसको आप फाइनलिटी कह रहे हैं टाइम बॉडी नहीं, इतना वक्त गुजर गया, अब दोबारा उस पर कोई रिव्यू कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर इफ्तिखार चौधरी साहब जब आ गए सब कुछ ठीक हो गया था, पुराने केसेस खोले गए, सब में सज़ाएँ मुआफ़ हो गई थी। गुलाम रज़ा साहब, ये अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जाहिर है वो चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च या इस तरह से कोई हो डिसाइसिव, ये अब पिंडी की तरफ होना है या इस्लामाबाद की तरफ होना है? लास्ट में मुझे याद है बड़ी बहस हुई थी कि जाना कहाँ है, कि असल टारगेट कौन है? इस्लामाबाद की जानिब भी होगा लॉन्ग मार्च। और जो इस हवाले से एक पटिशन आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नुकात हैं उसमें उठाए जाएंगे कि एक शख्स की जो नाअहली है वो लाइफ टाइम नहीं हो सकती और उसको तशरीह की जाए, इस्तदा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो भोन साहब वो देंगे ये एप्लीकेशन और वो उसको अर्ली हियरिंग भी उसकी होगी, शायद डे टू डे हियरिंग हो उस पर। ठीक है, उसमें ये नुक्ता जो है वो पूरी तफसील के साथ ये उठाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की जाएगी कि वो इसको डिसाइड करें। लेकिन मुर्तज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में भी इसको रेफर कर सकती है कि पार्लियामेंट इसको डिसाइड करे। देखिए पार्लियामेंट जो है वो उन्होंने ये जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है। वहाँ 5 साल की नाअहली है, अगर इंतखाबी एक्ट देखा जाए तो 5 साल की नाअहली है, सर्टन पीरियड लिखा हुआ है। तो उसमें ये कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब डिसाइड कर सकता है कि वो लाइफ टाइम दे सकता है सज़ा या लाइफ टाइम को विड्रॉ किया जाएगा और फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो दी जाए। ठीक है, अब सर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन की। पंजाब में तैयारी का कह रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन सिंध हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है वहाँ कोई तैयारी नहीं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहा है कि जी आप तो बल्दियाती इलेक्शन करवाने ही नहीं चाह रहे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए अपनी टीम को तैयारी का कह दिया है, हुक्म दे दिया है और बेहतरीन लोग मैदान में उतारने की बात की जा रही है और जो इत्तेहादी हैं उनसे भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चीज़ों को देखा जाएगा। गुलाम नबी साहब, इस वक्त ज़ाहिर है पहले तो कहा जा रहा था, नज़र आ रहा था कि हुकूमत नहीं करवाना चाहेगी बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि इतने हालात मुश्किल हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर मौजूदा हालात में करवाएं तो बड़ा मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अब ये लगता है कि जैसे भी हो करवाने तो पड़ेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन कब तक हो सकते हैं? क्या अब हुकूमत दोबारा आगे ले जाने की कोशिश कर सकती है आखिरी वक्त पे? सबसे पहले तो पंजाब की बात अगर हम करें तो पंजाब में 30 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट होगी, उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऑर्डर है। यानी कि 31 दिसंबर को मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो 120 दिन जो है वो 30 अप्रैल तक बनते हैं। उसके दरमियान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो करेगा। ये अदालती हुक्म है कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। इसी तरह सिंध का
अगर आप देखें तो सिंध में भी हल्का बंदियों के काम के हवाले से अदालत का ऑर्डर है कि अगर ये कोई काम शुरू करते हैं सिंध गवर्नमेंट तो ठीक है, अदरवाइज़ हल्का बंदियों को काम शुरू कर दिया जाए। तो ये कहीं पे अदालती अहकामात हैं और तमाम सियासी पार्टियां, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो इक़्तिदार में मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कतई तैयार नहीं है कि किसी तरह से ये बल्दियाती इंतखाबात, ये कहते हैं कि टल जाएँ और ये बल्दियाती इंतखाबात ना लड़ने पड़े। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो तो कहती हैं कि अभी अगर इंतखाबात ये किए जाएँ तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस तमाम सियासी पार्टियों का आम इंतखाबात की जानिब है, जनरल इंतखाबात के हवाले से है। उनका फोकस अभी इसकी तरफ नहीं है कि वो बल्दियाती इदारों के हवाले से या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से काम शुरू करें। तो अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुक्म दिया है अपने जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, और उनके साथ आमिर कियानी हैं और उनके साथ एक और साथी हैं, तो उनसे कहा गया है कि आप अच्छे उम्मीदवार जो हैं वो उनको तलाश करना शुरू करें। लेकिन अच्छे उम्मीदवारों को तलाश करने के साथ साथ अच्छे वोटर्स भी अब देखने पड़ेंगे कि जो आम तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हवाले से, नौजवानों से हट के जो ख़ुद बंदा कोई कमाता है और ख़ुद खाता है, तो उनके अलावा बाकी तो जो बच्चे हैं या नौजवान हैं वो तो उसी तरह से मोहब्बत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन जो प्रैक्टिकल ज़्यादा लोग हैं वो काफ़ी तंग आए हैं इस 3-4 साल दौर से। और ज़ाहिर है कि खासतौर पर मौजूदा महंगाई हुआ और उसके साथ साथ बाकी महंगा, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन का था। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जॉब्स क्रिएशन नहीं हो सकी, गुर्बत बढ़ गई, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, तो इस तरह के बहुत बात हैं जिनकी वजह से आम शहरी परेशान है। तो ऐसी सूरत हाल में ये अच्छा कोई फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन आपको पता है खान साहब चैलेंज कबूल करते हैं और चैलेंज हमेशा से वो इस तरह से करते हैं, और जब अगर ये कोई मौका ना बना जनरल इंतखाबात का, जो आम इंतखाबात 2022 में होने का, तो फिर खान साहब तो इसके ऊपर पूरा वो ज़ोर लगा देंगे कि इसको इंतखाबात करवा लिए जाएँ इस पर। एक बड़ी फोर्स अपीयर हुई है, आप जानते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अभी तो अगर बल्दियाती इंतखाबात 2-3 माह के अंदर अगर करवाए जाएँ तो मेरा तो ख्याल है कि पंजाब भर के मुल्क भर में बहुत सारी सीटें वो ले जाएंगे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, क्योंकि उनका जो सेंटिमेंट है वो माशरे में, शहरों में, देहात में, हर जगह पे मौजूद है। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जब वो नारा लगाते हैं तो फिर अवाम उनके पीछे चल पड़ती है। तो ये इस वक्त तमाम सियासी जमातों के लिए ये बड़ा एक वो PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तो तमाम जमातों के लिए वो एक ख़तरा बनकर सामने आएंगे इंतखाबात में। वो बल्दियाती इंतखाबात तहरीक लब्बैक की जो बात की है, तो इसमें साद रिजवी साहब ने जो भी हालिया उनकी तकरीर हुई उसमें भी उन्होंने इलेक्शन की तैयारी की बड़ी बात की। तो एजाज चौधरी साहब बड़े बरवक्त मौके पर जाकर वो मिले हैं और ये इस तरह की भी बातें हुई कि शायद कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई इत्तेहाद इस तरह का शायद उनसे भी हो सके। लेकिन गुलाम रज़ा साहब ने जो बात की बाबर साहब कि जी कोई भी नहीं चाहता इलेक्शन करवाना, चले आप तहरीक इंसाफ के बारे में कह दें कि जी महंगाई है, ये मसला है, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि तो वो तो बल्दियाती इलेक्शन जो जीत जाता है उसके लिए ज़ाहिर इंतजाम करवाने आसान हो जाते हैं, आगे उन्हीं अपने बल्दियाती नुमाइंदों से आप फिर लोगों को लाना, उनको कन्विंस करना, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, खाना पीना, कैंप वगैरह बहुत से काम होते हैं। अच्छा जनाब कोई उनका काम कर देंगे, उनको अगर फंडिंग भी होगी, उनकी गली सही करा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आओ जी वोट करो, तो वो तो बड़ा आसान हो जाता है फिर आपके लिए जनरल इलेक्शन। उसामा साहब देखें, सिंध पे पार्टी के लिए सिंध में 2 बड़े शहर हैं जो मैनेज करना मुश्किल हो जाएंगे। पहला कराची और दूसरा हैदराबाद। अगर हैदराबाद और कराची उनके हाथ से निकल जाते हैं और अगला जो इलेक्शन आता है उसमें कोई मुखालिफ पार्टी उसको वो उनका अपना मेयर बन जाता है, MQM का मेयर बन जाता है, MQM दोनों शहरों को जीत लेती है, तो फिर पार्टी के लिए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो अब देखें इस वक्त वहाँ पर जो केयर टेकर हैं वो उनके अपने बंदे हैं, वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो वहाँ पर केयर टेकर हैं, वो सारे मामलात को देख रहे हैं। फिर पार्टी तो ये चाहेगी कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उन्हीं की ज़ेर क़यादत अगले इलेक्शन में वो एंटर हों और वही जो है वो केयर टेकर बने रहें ताकि कराची का कंट्रोल पे पार्टी के हाथ में रहे।
अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो इतने बड़े इलेक्शन को, जिसमें पूरे कराची का जो इलेक्शन उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। आप एक आधी सीट को तो मैनेज कर सकते हैं, इतने बड़े इलेक्शन को मैनेज नहीं किया जा सकता। पहले भी वहाँ पर MQM जीत गई थी, हो सकता है कि PTI तो मसाइल का गढ़ बन गई है वह महंगाई की वजह से, तो लोग दोबारा MQM की तरफ चले जाएँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि पार्टी को नजर नहीं आ रहा कि वो कराची और हैदराबाद में वो अपनी ग्रिप्स जो है वो मेंटेन कर पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन दूसरी चीज समाप्त हुई है, ये जो केस की सिंध में बलदियाती इलेक्शन में, उसमें इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को सिर्फ 30 नवंबर तक काम मुकम्मल करके जरूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले करने की हिदायत की है। अगर 30 नवंबर तक सिंध हुकूमत ने अपना काम मुकम्मल ना किया तो 1 दिसंबर से सिंध भर में हल्का बंदियां शुरू कर दी जाएंगी। तो वो तो सर चंद दिन है, एक हफ्ता रह गया, वो तो ऐसा लग रहा है काम ही नहीं करना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट डंडा दे रही है, सुप्रीम कोर्ट करवा लेगी, लेकिन असल इशू जो है वो पंजाब में, जो मैं हैरान हूँ कि सैफुल्लाह नियाजी साहब, आमिर कियानी साहब और मियां महमूद रशीद साहब, यानी कि इमरान खान साहब को ये 3 बंदे मिले हैं कि ये लोग बलदियाती इलेक्शन को मैनेज करेंगे। कोई जहांगीर तरीन नहीं है, कोई जनाब गवर्नर पंजाब जो है वो नहीं है, अब्दुल अलीम खान साहब नहीं है। इनको अब PTI की नौबत यहाँ पर आ गई है कि ये बंदे जिनको शहर में कोई नहीं जानता वो जनाब बलदियाती इलेक्शन को मैनेज करेंगे, वो बलदियाती कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे। इससे ज्यादा आपने जुल्म किया है। बुज़दार साहब का आपने नाम नहीं लिया। बुज़दार साहब को पूरी दुनिया जानती है, और वो अगर उनको आप, लेकिन देखिए ना वो भी इस कमेटी में नहीं है। गवर्नर सरवर साहब इस कमेटी में नहीं है, उसमें और कोई बड़ा अलीम खान साहब इस कमेटी में नहीं है। जो है मेरा मतलब है जो वो नाराज है, जितने भी इनके प्रोमिनेंट लोग हैं उनमें से तो कोई असलम इकबाल साहब इसमें नहीं है। हाँ, वो बड़ा लाहौर की हद तक मुझे तो PTI का कोई कैंडिडेट नजर ही नहीं आ रहा कि जनाब कोई ऐसा कैंडिडेट, ऐसा तगड़ा कैंडिडेट जो नून लीग को चैलेंज कर सके, यो इस किले में दरार डाल सके, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ना मुझे गुजरांवाला में कोई ऐसी पर्सनैलिटी नजर आती है, ना मुझे कोई सियालकोट में ऐसी पर्सनैलिटी नजर आती है। तो ये कहाँ से कैंडिडेट लेके आएंगे, अभी तो मुझे ये सवाल नहीं पैदा होता। फिर सेकेंडली इस पूरी कैंपेन को कौन लीड करेगा? चौधरी सरवर एक्टिव है, उनका एक नाम है। अगर डोगर साहब जी अगर जो बलदियाती इंतखाबात हैं मेयर तक के, एटलीस्ट जो वो अगर गैर जमाती करवा दें खान साहब, और सर वो सुना हो रहे, मैंने सुना कि जमाती हो रहे हैं। खान साहब ने कहा जी वो जमाती बुनियाद पर होंगे। जी नहीं, वो गैर जमाती का भी है एक प्रपोजल कि अगर हम जो यूनियन कौंसिल और उसके ज़िला कौंसिल के इंतखाबात जो हैं वो हम इस तरह से करवा दें, तो फिर जो चेयरमैन और चीफ मेट्रोपॉलिटन और इस तरह के जो बड़े ओहदे हैं वो फिर इनमें से कुछ लोग जो हैं वो चुन लें, तो कहते हैं कि उसको मैनेज करना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी प्रपोजल नहीं तो लाहौर के लॉर्ड मेयर का इलेक्शन जो है वो तो डायरेक्ट होना है। जो मेट्रोपॉलिटन है वहाँ पे तो डायरेक्ट इलेक्शन होने हैं, वहाँ से कैसे ये करेंगे मैनेज? यानी कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है कि किसी तरह से कोई बीच, लेकिन देखते हैं। आपने खुद कहा गुलाम साहब के इमरान खान साहब जो है ना वो जब चैलेंज ले लेते हैं तो कोशिश करते हैं, वक्त नहीं है, तकरीबन हम कह सकते हैं 3 माह, उसमें इनको फाइनल भी करना है, सब कुछ कैंडिडेट्स भी फाइनल करना है, इलेक्शन भी करवाने हैं। देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।